बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स एक्सरसाइज आज हम 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चे मैंने थोड़ा सा गैप ले लिया था, 12th क्लास के कुछ मैथमेटिक्स लेक्चर जारी थे, तो इंशाल्लाह आज से फिर हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 6 है मस्तवी में वेक्टर, वेक्टर इन प्लेन। ठीक है जी, उर्दू मीडियम है। तो चलें जी, इसके अंदर कुछ थ्योरी है जिसको थोड़ा सीखना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर बात करते हैं, पहले आपने इसको याद रखना है, ठीक है। अब मुस्ततिली महदाती मस्तवी होता क्या है। पहला काम कि मुस्ततिली महदाती मस्तवी उफ़क़ी अद्दी ख़त एक्स महवर और अमूदी वाई महवर के तकाता से बनती हैं। जहाँ दोनों महवर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं जी, उसे मब्दा कहते हैं। देखें, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसे हम कहते हैं जी एक्स महवर, इसे कहते हैं वाई महवर। अब बच्चे एक्स महवर पर एक्स की वैल्यूज़ होंगी और वाई महवर पर वाई की वैल्यू होंगी, और एक्स महवर वाई महवर जिस पॉइंट पर मिलेंगे इस पॉइंट को हम मब्दा कहते हैं, इंग्लिश में इसे ओरिजिन कहते हैं। जहाँ दोनों महवर मिलते हैं, अगर पेपर में डेफिनेशन मब्दा की आए तो आप कह सकते हैं कि मुस्ततिल महदाती उफ़क़ी अद्दी ख़त एक्स महवर और अमूदी वाई महवर तकाता से बनती है, और जहाँ दोनों महवर मिलते हैं वहाँ इसको क्या कहते हैं, मब्दा कहते हैं। इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 4 हिस्से कौन से हैं, ये से कहते हैं बच्चे पहला रबा, और इसे कहते हैं जी दूसरा रबा, और इसे कहते हैं जी तीसरा रबा, और इसे कहते हैं जी चौथा रबा। यानी ये क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसे उर्दू में रबा कहते हैं। और ये जो मब्दा होता है ये 0 पॉइंट रखता है। क्यों, एक्स भी यहाँ पे 0 है और वाई भी यहाँ पे 0 है। बाकी इंशाल्लाह पॉइंट्स हम मालूम करेंगे, वहाँ आपको समझाएंगे। अब ये एक्स की वैल्यूज़ होती है, राइट साइड पे होती है पॉजिटिव की और लेफ्ट साइड पे होती है नेगेटिव की। वाई की अबव यानी ऊपर की तरफ होती है पॉजिटिव वैल्यू और नीचे की तरफ होती है नेगेटिव वैल्यू। ठीक है जी, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई नकात बताएं, ये किधर है और ये कहाँ पे आना है। जिस तरह ये बी है, -3 के सामने है और -2 के सामने ये पॉइंट है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये x की वैल्यू क्या है, -3 के सामने है, x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू क्या है, -2 है। तो इसका मतलब ये पॉइंट b जो है वो ये है, -3 और -2, क्योंकि -3 हम पहले x का लिखते हैं और उसके बाद बच्चे y का लिखते हैं -2। ठीक है, तो यानी देख सकते हैं -3 और -2 ये दो पॉइंट्स, जो एक पॉइंट जो है x एक्सिस और y एक्सिस से मिलकर बनता है, तो ये वो पॉइंट्स है। इस तरह बच्चे अगर मैं इसकी बात करता हूँ a की, तो x का यानी 3 के सामने है, y का 1 के सामने, तो 3 1 के पास है। इस तरह d जो है वो x का 3 है और y का -4 है, तो यानी आप चेक कर सकते हैं 3 व -4। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ आएगी। अब स्केलर किसे कहते हैं, जैसे फिजिक्स में हमने पढ़ा, स्केलर एक ऐसी मकदार है जिसमें सिर्फ अद्दी कीमत होती है लेकिन इसमें सिमत नहीं होती। इसकी तारीफ याद रखें, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। फिर बच्चे वेक्टर्स है। वेक्टर एक ऐसी मकदार है जिसमें अद्दी कीमत, मैग्नीट्यूड और सिमत दोनों होती हैं। अब जिसने फिजिक्स पढ़ी है उसके लिए बड़ा आसान काम है। हटाओ, वेलोसिटी, इसरा, कुव्वत और मोमेंटम उर्दू में है ये। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आते हैं, वेक्टर का सिमती किताए ख़त के तौर पर इजहार क्या होता है। ये भी फिजिक्स का हिस्सा है। एक वेक्टर की एक टेल और एक हेड होता है। याद रखें, कोई भी वेक्टर हो उसकी एक टेल होती है और एक हेड होता है। अब ये हमारे पास वेक्टर है ए, वेक्टर ए है और यहाँ पे बी है। अब ये इसका हेड है। ठीक है जी, ये जो जहाँ पे तीर का निशान होगा ना, ये हेड है और ये इसकी टेल है। ठीक है, ये इसका सर है, ये इसका पाँव है, ये इसे हेड कहेंगे, इसे टेल कहेंगे। तो ये एक ख़त है हमारा। ठीक है जी, तो इस ये डायरेक्शन भी शो कर रहा है कि इधर से ये इस तरफ जा रहा है। आगे हम कहते हैं जी, अब देखें, हम वेक्टर को या तो हम इससे शो करेंगे, नीचे लाइन लगा देंगे, या बच्चे आप ऊपर एरो का साइन लगा दें, या फिर इसको बोल्ड करके लिख दें, यानी मोटा करके लिख दें। तो बच्चे हम जब क्वेश्चन करेंगे हम वेक्टर्स को इन 3 चीज़ों में से किसी भी एक में हम ज़ाहिर कर सकते हैं। तो याद रखें, किसी खुलासे में या कहीं से भी आप देखें उसने इस तरह इसको वेक्टर को शो किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह शो किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, या उसने बोल्ड किया तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेक्टर को ये 3 तरह से हम ज़ाहिर कर सकते हैं। तो मैं भी जो मर्जी इनमें से यूज़ करूं तो आप समझ जाएं ये वेक्टर है। अब ये तो हमारा ए वेक्टर था, लेकिन बच्चे अगर हम मनफी ए वेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा ऐसा वेक्टर जिसकी लंबाई दूसरे वेक्टर के बराबर
लेकिन सिमत मुखालफ हो उसे क्या कहते हैं जी, मनफी वेक्टर कहते हैं। देखें अगर ए वेक्टर है और ये इसकी सिमत इस तरफ ए है, इसकी सिमत इस तरफ माइनस ए है, नीचे ये लाइन भी है इसके, ठीक है, ये आप चेक करें नीचे क्या है, इसके लाइन भी है, इसका मतलब क्या है, ये उल्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये मनफी वेक्टर कहलाते हैं जो मुखालफ साइड पे हो। अब अगली शक्ल अगर देखें, ए वेक्टर और बी वेक्टर ये आपस में क्या है, बराबर हैं, ए इक्वल टू बी। दो वेक्टर ए बी कब मसावी होते हैं, अगर उनकी अद्दी कीमत और सिमत क्या हो, एक जैसी हो। तो ये इसकी तारीफ यहाँ तक आप कर सकते हो, जिनकी सिमत और अद्दी कीमत एक जैसी हो। अब एक होता है ऐसा वेक्टर जिसका इब्तदाई और इख्तितामी नुक्ता एक ही हो, यानी एक वेक्टर ये है, यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट इब्तदाई और ये इख्तितामी है, ठीक है, और वो कहता है इसका इब्तदाई और इख्तितामी नुक्ता एक ही हो, यानी यही इब्तदाई है और यही इसका इख्तितामी है, तो वो सिफर वेक्टर कहलाता है। सिफर वेक्टर की कोई लंबाई नहीं होती, सिफर वेक्टर हर वेक्टर के क्या होता है, मतवाजी होता है, यानी सिफर वेक्टर एक पॉइंट है, यही इसका इब्तदाई है और यही इसका इख्तितामी है, इसीलिए इसे सिफर वेक्टर कहते हैं। जो बातें बच्चे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उनको आपने याद करना ही करना है, ये सारी काम आएंगी मरूजी के लिहाज से, हर काम के लिहाज से, ठीक है जी। अब एक और डायग्राम के लिहाज से आपको समझाता हूँ कि बच्चे जब 0 1 की बात करें, x का 0 है, y का 1 है, तो y एक्सिस पर सारा x क्या होता है, 0 होता है, याद रखें, और x एक्सिस पर y क्या होता है, 0 होता है, ठीक है जी। x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बच्चे आता है पोजीशन वेक्टर, कहता है फ़र्ज़ करें 0 0 एक मबदा है, ये 0 0 है, तो यहाँ से एक हमारा पॉइंट है, हमने इस तरफ जाना है, ठीक है जी। अब ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी मस्तवी में कोई नुक्ता, ये हमारा पी पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। देखें अगर बच्चे ये हमारे पास 0 0 है, ठीक है, यहाँ पॉइंट्स क्या है, 0 और 0 है, और ये पॉइंट्स क्या है, x y है, तो हम O से P तक जो पोजीशन वेक्टर मालूम करेंगे तो वो इंशाल्लाह क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे सारे। लेकिन यहाँ पे देखें अगर हमारा मबदा ये है, फ़र्ज़ करें 0 0 है हमारा और पॉइंट क्या है, P ऑफ एक्स वाई, अब यहाँ से यहाँ तक का फासला ये पोजीशन वेक्टर में आएगा और इसे हम OP से ज़ाहिर करेंगे। और जब बच्चे OP से ज़ाहिर करते हैं तो पहले P में से O को निकालते हैं, ठीक है जी। OP यानी x को, यानी फर्स्ट वाला x और इसका x 0 है, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे I लिखना है, फिर y माइनस 0, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, j लिखना है, ठीक है जी। यानी यहाँ से देख सकते हैं अगर आप OP यहाँ से यहाँ की डायरेक्शन मालूम करना जा रहे हैं तो भाई P में से O को निकालना है आपने, ठीक है जी। तो हम x में से 0 और y में से भी 0 निकालेंगे, तो इस तरह P के मबदा O के लिहाज से ये एक पोजीशन वेक्टर कहलाता है, इसको जहन में रखिएगा, तारीफ भी आ सकती है पेपर के अंदर। बाकी जब बच्चे हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसको भी ज़रा याद रखना है, किसी वेक्टर की अद्दी कीमत, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकाला जाता है, अद्दी कीमत कैसे निकालते हैं, बस उसके लिए बच्चे अपने फार्मूला याद रखना है कि अगर आपके पास x i y j कोई भी वेक्टर्स है उसको आपने इस फार्मूले में कन्वर्ट कर देना है, यानी इंशाल्लाह क्वेश्चन करवाएंगे समझ आएगी कि एक्स आई प्लस वाई जे हो तो आपने एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जजर के अंदर लिख देना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका अददी कीमत हो जाएगी, ठीक है जी। अब वेक्टर की स्केलर से ज़रब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एक वेक्टर ए है, इसको मैं 2 से ज़रब करता हूँ तो ये डबल हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, डबल वेक्टर हो जाएगा। इसको अगर 0.5 से करता हूँ यानी ये इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि इसका हाफ हो गया ना। और अगर बच्चे इसको माइनस में कन्वर्ट करता हूँ, ये पॉजिटिव था, माइनस में इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है जी। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मतलब अगर एक वेक्टर ए है, लैम्डा एक स्केलर अद्दी कीमत है, तो उसको ज़रब देंगे तो 2 उसकी कंडीशन बनेंगी। अगर लैम्डा का मतलब है कि भाई जो हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, अगर वो 0 से बड़ा है, जैसे 2 है 0 से बड़ा है ना, तो एक ही सिमत होगी, इसकी भी। लेकिन लैम्डा 0 से छोटा है तो ए और 2 लैम्डा ए की मुखालफ सिमत होगी, जैसे माइनस वाले की मुखालफ सिमत है, वरना ए की तो इस तरफ थी। तो ये कुछ बातें थी, इनको याद रखना है, तो ये नोट याद रखें। अगर ए बराबर बी है तो ए और बी की एक जैसी सिमत होगी, इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बच्चे यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन भी, फार्मूला भी क्वेश्चन में लगेंगे।
यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी अद्दी कीमत 1 हो, ठीक है। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी अद्दी कीमत 1 हो। अगर ए कोई वेक्टर है तो उसके यूनिट वेक्टर को हम ए हैट से ज़ाहिर करेंगे, यानी यूं कह ले ए के ऊपर आपने ये निशान लगाना है, ये यूनिट वेक्टर को शो करता है, उसे ए हैट पढ़ते हैं। अब एक जो यूनिट वेक्टर होता है वो ए का वेक्टर, ये नीचे लाइन लगा दूं मैं, चाहे यहाँ लगा दूं चाहे नीचे लगा दूं, ए वेक्टर और ए का अददी यानी इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, ए का अददी कीमत या मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन के साथ फार्मूला याद रखिएगा कि ए हैट इक्वल होता है या ए यूनिट वेक्टर इक्वल होता है ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड या उसे अद्दी कीमत कहेंगे, ठीक है जी। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है जी। अब एक्सरसाइज 6.1 पे आते हैं। रबा बताएं जिसमें दिया गया हर एक नुक्ता वाक़या हो, कहता है वो रबा बताएं कि जिनमें दिया गया हर एक नुक्ता वाक़या हो। तो हम इनको रबा क्वेश्चन को सारे करते हैं इंशाल्लाह, इस क्वेश्चन को सबको यहाँ पे डिटेल से पढ़ते हैं। लो बच्चे एक्सरसाइज 6.1 पे आते हैं। मशक हमारे पास है, रबा बताएं जिनमें दिया गया हर नुक्ता वाक़या हो। वो रबा बताना, सिर्फ रबे का नाम बताना है, आपने ज़ाहिर करके नहीं बताना। तो बच्चे मैं यहाँ पे ना एक आपको वो मैं बता देता हूँ, सारे पार्ट्स में लगेगा कि यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये हमारा होता है फर्स्ट रबा, और ये होता है सेकंड, दूसरे नंबर पर ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ, ये हमने अभी पढ़े थे। अब पहले रबे के अंदर देखें, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। पहले रबे में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है उसकी रीज़न भी मैं बताता हूँ। यहाँ एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है, ठीक है जी। अब ये दोनों पॉजिटिव क्यों है? देखें एक्स एक्सिस पर यहाँ एक्स की वैल्यू इस तरफ क्या होती है? पॉजिटिव, इसीलिए एक्स पॉजिटिव है। इस तरफ अगर y की वैल्यू देखते हैं, y की वैल्यू ऊपर क्या होती है? पॉजिटिव, इसीलिए ये पॉजिटिव है। इसका मतलब पहला जो रबा है ना हमारे पास, वहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये जो हमारा जोड़ा बनता है x और y, ये वाला, ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, ठीक है जी। ये जो जोड़ा बनता है x y का, वो दोनों, एक पॉइंट होता है ना पॉइंट, उसमें पॉइंट में पहले x होता है, फिर क्या होता है? y होता है, वो दोनों पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर हम दूसरा रबे के अंदर आते हैं, ये हमारे पास बच्चे दूसरा रबा है, इसके अंदर देखें यहाँ पे x किस तरफ जा रहा है? नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसका मतलब x यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, लेकिन y पॉजिटिव है। इस डब्बे में देखेंगे तो y यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे बनेगा, x बनेगा माइनस का और y बनेगा पॉजिटिव का। अगर हम बच्चे थर्ड रबे के अंदर जा रहे हैं, थर्ड रबा है, इसके अंदर देखें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये दोनों हमारे क्या होंगे? यहाँ पे नेगेटिव। तो बच्चे हमारा जो पॉइंट्स बनेगा माइनस एक्स और माइनस क्या बनेगा? y बनेगा। इसी तरह ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये मैं समझा रहा हूँ आपको। फिर फोर्थ रबे के अंदर ये होता है कि इधर x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव है, ये क्या होगा? नेगेटिव, यानी x और माइनस y एक पॉइंट बनेगा। अब 4 और 3 ये किस रबे में है? 4 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, यानी पहला x है, ये y है, जिसमें ये दोनों पॉजिटिव हुए, x भी y भी, वो तो पहला रबा होता है। तो हमने इंग्लिश में तो क्वाड्रेंट कहते हैं, तो इसका जवाब सिर्फ यही लिखना है, पहला रबा, बस, और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है, देखें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। ये कौन सा रबा है बच्चे? चौथा रबा है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? बस जवाब में आपने यही बताना है, चौथा रबा। नेक्स्ट, ये कौन सा रबा है? x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, ये बच्चे हमारे पास दूसरा रबा है, ठीक है जी। तो ये आई थिंक पेंसिल ख़त्म हो गई, चलें यहाँ पे आते हैं। ये कौन सा रबा है? दूसरा रबा है। तो याद रख लें, ये दूसरा रबा है, और ये कौन सा था? चौथा रबा था। ये कौन सा था जी? पहला रबा था, ठीक है जी। तो ये रबे हमने यहाँ पे बता दिए हैं। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट। अब ये कौन सा रबा है? -4 है, -4 है, ये तो हमारा यही हो सकता है, -x -y। तो इस सूरत में यहाँ पे हम कहेंगे ये तीसरा रबा है, ऐसे आप लिख दें, तीसरा रबा। ओके जी, ये बस इसके जवाब आ जाएंगे कि ये पहला, दूसरा, चौथा जो भी है। अब सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें कहता है महदादी मस्तवी पर दर्ज झेल नकात को मर्तसम करें। अब ये जो नकात है ना, इनको भाई अब आपने इस फॉर्म में बताना है ये कहाँ कहाँ पे है। अब ये टोटल हमारे 4 जुज़ हैं।
ان کو بچے پیپر میں تو ایک آئے گا، آپ اس کو الگ سے بنا کے دکھاؤ گے، یہ آئے گا اس کو الگ سے بنا کے دکھاؤ گے، یہ آئے گا اس کو الگ سے بنا کے دکھاؤ گے۔ میں ان چاروں کا ایک ہی یہ بناتا ہوں اور اس کے اندر ہی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، سمجھ جائیں گے نا؟ اوکے جی، آپ یاد رکھیں پیپر میں ایک پوچھے گا تو آپ نے صرف اسی کو شو کر کے بتانا ہے اور سب کو نہیں بتانا، اور اگر پیپر میں یہ الگ الگ کویشچن سارے پوچھ لے تو آپ نے الگ الگ گراف بنانا ہے، لیکن میں یہاں پہ صرف ایک ہی آپ کو بتاؤں گا، ایک پر ہی سارا بتا دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اب فار ایگزامپل یہاں پہ ایکس ایکسس ہے، یہاں پہ وائی ایکسس ہے، یہ ایکس ڈیش ہے، یہ وائی ڈیش ہے۔ اب بچے ہمارے پاس اگر پہلی کی بات کریں 3 اور -3، اب یہ ویلیوز ٹوٹل دیکھیں 3 -3 تک ہے اور 5 7 ہے، میں یہاں پہ 1 2 3 لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اسی طرح 1 2 اینڈ 3 لکھتا ہوں، 1 2 اینڈ 3۔ اسی طرح بچے اگر نیچے آئیں -1 -2 -3 لکھتے ہیں۔ اب 3 -3 ایکس کا 3 ہے، وائی کا -3 ہے، ایکس کا 3 وائی کا -3، دیکھیں یہ کون سا ربع ہوتا ہے، دیکھیں یہ دیکھیں ایکس کا پازیٹیو اور وائی کا نیگیٹو، تو ربع کون سا ہے جی؟ آپ بتا سکتے ہیں کون سا ربع ہے، چوتھا ربع ہے، تو آپ یہاں پہ ہی آئیں گے نا پھر 3 -3 ایکس کا 3 وائی کا -3، تو دیکھیں ایکس کا 3 کے سامنے وائی کے -3 کے سامنے، تو آپ بتا دیں گے جی ہمارا A.3 واؤ -3 ادھر ہے، تو یہ کویشچن پہلا ہو جائے گا، بس اتنا بتانا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ اگر آپ مزید اس کو کرنا چاہیں آپ ڈاٹ 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 کے ساتھ اس کو بتا سکتے ہیں، دیکھیں ایسے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ دیکھو یہ ہمارا یہاں پہ آ رہا ہے، اس طرح آپ اس کو بتا سکتے ہیں، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں، دوسرا ہے -3 ایکس کا ہے، وائی کا 3 ہے، ایکس کا -3 اس طرف آئے گا، -1 ہے، -2 ہے، -3 ہے، ایکس کا -3 وائی کا +3، تو اس کے سامنے یہاں پہ بنے گا B.-3 اور 3، اس کا مطلب ہے یہاں سے اس طرف چل دیں اور یہاں سے اس طرف، ٹھیک ہے جی، تو یہ چیز مائنڈ میں رکھیں۔ یہ ہمارا کون سا ربع ہے؟ یہ بچے دوسرا ربع ہے، ہم نے تو صرف نکات بس بتانے ہیں کہ یہ کدھر ہے، ویسے دوسرا ربع ہے۔ 5 اور 7 ایکس کا 5 وائی کا 7، اب ایکس کا 5 اگر یہاں 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، ایکس کا 5 ہے، وائی کا 7 اگر یہاں 4 5 6 7 میں چلیں، یہاں پہ میں 7 پہ آ جاتا ہوں، یہ 7 ہے، 5 اور 7 یہ یہاں پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ باقی آپ اندازہ لگا لیں، 5 اگر اسکیل لیں تو اسکیل کے ساتھ بالکل سیدھا سیدھا رکھیں، یہ 5 کے سامنے ہے اور ادھر 7 کے سامنے ہے، یہ پوائنٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سی جو ہے نا ہمارا 5 اور 7 کدھر ہے جی؟ اس پوائنٹ پر بنے گا، اس کو اگر ایسے کرنا چاہیں تو بھئی آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ڈی والا ہے، دیکھیں آپ نے الگ الگ بنانا ہے، میں اس کو ایک پر ہی بنا رہا ہوں۔ ڈی والا چلے میں یہاں پہ سیپریٹ بنا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، جو چوتھا پارٹس ہے، ٹھیک ہے، ایکس ہے، یہاں پہ وائی ہے اور ایکس ڈیش ہے اور یہ وائی ڈیش ہے۔ اب دیکھیں -2 -4 ہے، ایکس کا -2 1 -1 فار ایگزامپل -2 یہ ایکس کا ہے، وائی کا -4 چاہیے تو 1 2 3 4 یعنی -4 ادھر ہے، ٹھیک ہے۔ اب -2 اور -4 کے سامنے یہاں پہ آپ کا ڈی آ جائے گا، بیٹا یہ ڈی آپ نے لکھ دینا ہے -2 اور -4، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارے پاس بس اتنا آئے گا، باقی یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے شو کروانا یہ کدھر آتا ہے، آپ اپنے اندازے سے بھی کر سکتے ہو، اسکیل کی مدد سے زیادہ بیسٹ ہونا ہے۔ لو بچے کویشچن نمبر جو 3 ہے نا، سوال نمبر 3، اس میں کہتا ہے ہیڈ اور ٹیل آپ نے بتانے ہیں، ہیڈ اور ٹیل بتانے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے نام بتائیں، ان کا نام بتائیں، ہیڈ اور ٹیل کا نام بتائیں، یہ کویشچن میں لکھا ہوا ہے۔ تو چلیں جی اب دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے، ہیڈ ہے اور یہ کیا ہے، ٹیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب بس آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ہیڈ اور یہاں پہ لکھنا ہے ٹیل۔ اگر میں ٹیل کی بات کرتا ہوں، میں لکھوں گا ٹیل، وہ کیا ہے جی، بی، ٹھیک ہے جی، یہی ہے نا، ٹیل کیا ہے، بی ہے، اور ہیڈ کیا ہے، وہ رہا ہیڈ، اے ہے۔ لو جی دوسرا پارٹ، ٹیل کیا ہے، یا جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے نا وہ ٹیل ہوتی ہے، ہیڈ کیا ہے،
जहाँ पे एरो का निशान होता है, हेड इसका क्यू है। ओके जी, लो जी थर्ड पे आ जाएं, इसकी टेल क्या है, ये रही एस, हेड क्या है, आर है, इसकी टेल एम है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हेड क्या है, एन है, ठीक है जी। इसका टेल जो है वो ए है, और हेड जो है वो क्या है जी, बी है, इसकी टेल डी है, और हेड क्या है, सी है। बस ये आपने बताना है। सवाल नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे कहता है वेक्टर ए बी को एक्स आई वाई जे की शक्ल में लिखना है, तो हम लिख देते हैं ए बी को। आपने सबसे पहले क्या काम करना है, यहाँ पे लिखना है कि देखें इसको बना लें पहले ओ ए बना लें। ओ ए कैसे बनाएंगे, ओ ए वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर में इसको कन्वर्ट करना है क्योंकि हम एक्स आई वाई जे में कर रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1, ठीक है। अब ये 1 है और इसको आई कहते हैं, ठीक है, एक्स आई वाई जे। अब 1 क्या हो जाएगा, आई माइनस 7 क्या हो जाएगा, जे। देखिए 1 आई माइनस 7 जे को हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो आई जे नहीं लिखते। अगर हम उस ब्रैकेट को ओपन करते हैं वेक्टर में लिखेंगे तो हम आई और जे में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 आई माइनस 7 है जे लिखेंगे और नीचे लाइन लगानी है। इस तरह इस बी को मैं कैसे लिखूंगा, ओ बी वेक्टर माइनस 2 आई, और ये अगर प्लस का है तो प्लस 4 जे बन जाएगा, क्योंकि एक वेक्टर देखें ना एक्स वाई को हम एक्स आई प्लस वाई जे में लिखते होते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। अब हमें ए बी मालूम करना है तो हम यहाँ लिखेंगे जी ए बी, बस यहाँ पे आप क्या लिख दें, ए बी लिख दें। ए बी वेक्टर इक्वल टू, देखिए ए बी का मतलब ये होता है, ये क्वेश्चन ध्यान समझे आगे ऐसे ही है, पहले बी और फिर ए बी जो हम पोजीशन वेक्टर निकालते थे ना, ये देखें हमने डायग्राम पढ़ी थी, ओरिजिन से पी तक का फासला, तो हम पी में से वो निकालते हैं, यानी यहाँ से इसको निकालेंगे। तो भाई हम ए बी का मतलब क्या है, बी में से ए को निकालेंगे तो पहले ओ बी पोजीशन वेक्टर होगा, फिर हमारे पास क्या होगा, ओ ए पोजीशन वेक्टर होगा। ओ बी की वैल्यू है माइनस 2 आई प्लस 4 जे, और ओ ए की वैल्यू है आई 1 लिखें ना लिखें, आई माइनस 7 है जे, और ये लाजमी लगाना है नीचे। अब देखें माइनस होने की वजह से यहाँ माइनस ब्रैकेट लगा देंगे सामने, ठीक है। अगले स्टेप में करें माइनस 2 आई प्लस 4 जे माइनस आई, और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 7 है जे हो जाएगा। अब बच्चे देखें आई वाला आई वाले के साथ हल होता है, बाकियों के साथ हल नहीं होता है। अब माइनस 2 आई माइनस आई ये हो जाएगा माइनस 3 आई, अब 4 प्लस 7 ये हो जाएगा प्लस 11 जे। इसका मतलब है बच्चे हमने ए बी जो है ना उसकी ये शक्ल निकाल दी, ठीक है जी। लो जी अब दूसरा निकाल लेते हैं, ओ ए वेक्टर 8 आई प्लस 9 जे, और इसी तरह ओ बी वेक्टर 12 आई प्लस 3 जे। हम देखें ना इसको अगर इस फॉर्म में नहीं भी कन्वर्ट करें ना, फिर भी इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इतना काम करें ये तरीका अच्छा है। ए बी निकाल लें, ए बी का मतलब क्या है, सेकंड वाला पहले लिखना होता है और सेकंड वाले में से अपने फर्स्ट वाले को माइनस कर देना, ये याद रखें। अब बच्चे नेक्स्ट ओ बी वैल्यू है 12 आई प्लस 3 जे माइनस 8 आई प्लस 9 जे, और यहाँ पे ये लाइनें लगाया करें, लाजमी लगाया करें, और 12 आई प्लस 3 जे माइनस 8 आई माइनस 9 जे, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 12 में से जब आप 8 आई वाले से होगा तो 4 आई हो जाएगा, 9 में से 3 निकलेगा, प्लस माइनस होता है ना माइनस, तो बड़ी रकम 9 है तो माइनस 6 जे आएगा। तो ये बच्चे हमारा इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ये 2 पार्ट्स है जिसको इस फॉर्म में लिखना था। सवाल नंबर 5 है कि ए की अददी कीमत मालूम करें। तो बच्चे अददी कीमत यानी मैग्नीट्यूड होता है, जिस तरह हम इंग्लिश मीडियम में फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो इसके 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम इसको सोल्व करते हैं कि अगर ए हमारे पास माइनस 3 आई प्लस 2 जे हो तो इसका हम अददी कीमत कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक काम करना है कि ये फार्मूला याद रखना है कि फार्मूला क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर हो जिस तरह एक्स आई प्लस वाई जे हो, तो उसका जो फार्मूला होता है बच्चे वो होता है ये वाला कि एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर और इसका क्या होता है जी जजर होता है। अब हमारे पास जो x है वो क्या है -3 है, तो हम -3 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। y क्या है देखें ये 2 जो है ना ये y है, तो हम इसका क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ये एक फार्मूला था, उस फार्मूले को जब हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास इसका अगर फार्मूला ये बनता है तो इसका फार्मूला ये एडजस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मज़ीद हम करेंगे -3 का जो स्क्वायर है, देखें अगर पावर जुफ्तदाद है इवन नंबर है, पावर 2 4 6 आगे 8 10 यानी जुफ्तदाद चलती रहे, और इसका मतलब है ये माइनस क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है। तो 3 3 9, 3 को 3 से ही ज़रब करेंगे। पावर 2 का मतलब क्या है कि 3 को 2 दफ़ा ज़रब करना है, और पावर 3 हो तो 3 को 3 दफ़ा ज़रब करना होता है, ठीक है जी। अब 2 2 ज़र यहाँ पे आ जाएगा जी 4, और यहाँ पे जज़र ऐसे ही रहेगा। अब ये 13 यहाँ पे इसका जज़र बन जाएगा, ठीक है जी। इसके आगे हम इसको नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 13 का जज़र पॉइंट्स में आएगा, अशारिया में आएगा, तो हमने जवाब अशारिया में नहीं लिखना है। चलें जी, अब इसके बच्चे दूसरा पार्ट से इसको ज़रा देख लेते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, देखें अब फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस क्वेश्चन में अगर फार्मूला लिखा है तो वो लिख दिया, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखें 4 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस ये जो -3 है ना इसको आपने ऐसे लिखना -3 का स्क्वायर, आई जे नहीं लिखना आपने, ठीक है जी। ये 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 का जज़र, और जज़र ये कितना बनेगा तो ये तो हमें पता है कि 25 यानी 25 का जज़र क्या होता है जी 5 होता है। लो जी, अगला थर्ड पार्ट से जी, इसमें क्या कहता है जी वही काम करना है। हमने इस तरह मैग्नीट्यूड यानी अददी कीमत लेंगे, और 1/2 जो है इसका हम स्क्वायर कर देंगे, और इसी तरह 3/2 है इसका फिर स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे जज़र भी लिखेंगे, ठीक है जी। अब 2 2 ज़र 4, 1/4 बन जाएगा, और 3 3 ज़र 9 और 9/4 बन जाएगा, जज़र ऐसे ही रहेगा। अब देखें जब बटे में रकम आ जाए और बीच में प्लस माइनस हो तो जुआ ज़ाफ कर लेना होता है, 4 4 यानी 4 ही रहेगा, और ये भी सेम ही रहेंगे, ठीक है जी। इसका मतलब है कि ये 10 ओवर क्या बना 4 बना, लेकिन इसको 10 का जज़र तो हम नहीं हल कर सकते, पॉइंट्स में आएगा, लेकिन 4 का जज़र 2 आ जाएगा। तो बेटा जी ये हमारा क्या है जी आंसर है, ठीक है जी। अब सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। कहता है यूनिट वेक्टर मालूम करें, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। यूनिट वेक्टर कैसे मालूम करना, देखें यूनिट वेक्टर अगर ए का यूनिट वेक्टर लेते हैं तो उसका फार्मूला होता है कि ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ऊपर लिखें नीचे लिखें वो मैंने समझा दिया है। अब ये हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर लेना है। देखें अभी हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है यानी अददी कीमत भी निकालनी है, तो बेटा इसकी सबसे पहले हम अददी कीमत निकालेंगे। और देखें इसकी अददी कीमत कैसे निकालेंगे, ये जैसे ये वाला ये काम करेंगे, यानी ये कैसे मालूम करना जैसे वो मालूम किया है। तो -4 का स्क्वायर प्लस 5 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे क्या ले लेंगे जज़र ले लेंगे, ठीक है जी। अगला काम क्या है जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस की पावर है जमा हो जाएगी 16, और ये 25 हो जाएगा, ओके जी। तो ये 41 का जज़र आया है, किसकी कीमत है ए के मैग्नीट्यूड या ए के अददी सर की कीमत है। अब बस इस फार्मूले में आपने पुट करना है, यहाँ पे आप अगेन फार्मूला लिखें कि ए का वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड। ए जो वेक्टर है वो ये खुद है -4i + 5j, और ये जो मैग्नीट्यूड है ये हमने क्या निकाला जी 41 का स्क्वायर रूट्स निकाला है। अब इसको ना आपने दो टर्मों में कन्वर्ट करना है। ए का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा -4 ओवर, यानी इसको बटे में कर दें 41 का जज़र i + 5/41 जज़र, और यहाँ पे आ जाएगा j, ठीक है। इतना काम करना है जी। लो जी अब दूसरे पार्ट्स में चलते हैं। इसमें क्या करना है वही काम है। जब भी यूनिट वेक्टर मालूम करना हो फार्मूला जहन में रखेंगे, तो उसके लिए आपने ये फार्मूला है, ठीक है जी। इसके लिए सबसे पहले आपने मैग्नीट्यूड लेना है, 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, और ये 36 + 64 हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस करने से ये हमारे पास 100 जज़र आ जाएगा। लेकिन ये 10 के इक्वल है, हमें पता है कि जो ए का मैग्नीट्यूड आ गया है वो कितना आ गया जी 10 आ गया। फार्मूला यूनिट वेक्टर के लिए, अगर ए का यूनिट वेक्टर है तो इसका फार्मूला क्या होता है ए वेक्टर और ए का मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर क्या है, देखें ए वेक्टर क्या है 6i + 8j/10, यानी ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसको अगर बच्चे हम थोड़ा सा सेपरेट कर दें, लेकिन यहाँ से ना कॉमन भी लिया जा सकता है ऊपर से। देखें अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ पे 3i + 4j बचेगा ना, और यहाँ पे 10, 2 5 = 10,
तो नीचे क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा। तो जब कॉमन आ जाए तो कॉमन ले लिया करें, तो हम 3 ओवर क्या लिखेंगे 5, ठीक है 3 ओवर 5 और आई लिखेंगे प्लस 4 ओवर 5 और आगे क्या लिखेंगे जी जे लिख देंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट से बच्चे इसको हल करते हैं। सोल्यूशन के दौरान सबसे पहले हमने इसका लेना है मैग्नीट्यूड, यानी जिसे हम अद्धी कीमत कहते हैं। तो ये बनेगा, देखें पहले का यानी स्केयर हो जाएगा 1 ओवर 6, इसका स्केयर कर देंगे, और ये जो हमारे पास दूसरे नंबर पर है 1 ओवर 6 इसका स्केयर कर देंगे, और यहाँ पे जजर ले लेंगे, यानी फार्मूला क्या है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का। अब बच्चे 1 ओवर, ये देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, यहाँ पे रह जाएगा 1 ओवर 6 और यहाँ पे भी रह जाएगा 1 ओवर 6 रह जाएगा, ठीक है जी। अब जजर लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास इसका एलसीएम ले लें तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे 2 ओवर 6 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 1 ओवर 3 यहाँ पे ये बन जाएगा। अब इसको मज़ीद अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, ए का जो मैग्नीट्यूड हमने निकाला 1 ओवर 3 इसके रूट्स निकाला है। फार्मूला क्या है यूनिट वेक्टर का, ए वेक्टर नीचे लिख लें कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। अब इसके अंदर ये पुट कर देते हैं, ए की कीमत जो है वो जो सारी कीमत थी 1 ओवर 6 आई, ठीक है प्लस 1 ओवर 6 ये अंडर रूट के अंदर था, ये ए वेक्टर की ये असल कीमत है। अब यहाँ पे लिख देंगे जे, और नीचे ए का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने निकाला है 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट्स निकाला है। अब इसको बच्चे आगे मज़ीद हमने हल करना तो है, इसको अब आगे कैसे हल करेंगे देखें, थोड़ा सा ऐसे करें, इसको बटे बुटे के ख़त्म कर दें। आपने एक काम करना है, यहाँ पे ये लिख लिया, ये जो बटे का बटा है यानी इसका बटा ये बनना, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो 3 स्क्वायर रूट से ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट्स ओवर, और ये बन जाएगा 6 स्क्वायर रूट्स आई, ये इसके साथ भी जाएगा, ठीक है जी। 3 स्क्वायर रूट्स ओवर 6 स्क्वायर रूट्स और यहाँ पे आ जाएगा जे। अब मज़ीद इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जज़र के अंदर हैं, तो 3 को 2 के साथ मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो ये रह जाएगा 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट्स आई, और ये भी 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट्स क्या रह जाएगा जे रह जाएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब ए जो हमारे पास ये यूनिट वेक्टर, सॉरी वेक्टर नहीं है, ये अपने यूनिट वेक्टर ऐसे ऐसे ये यूनिट वेक्टर है, तो ये हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। तो 3 2 6 1 ओवर 2 क्योंकि जज़र के अंदर है तो कैंसिल आउट हम कर सकते हैं, ठीक है जी। लो जी, चौथा है बच्चे सोल्यूशन के दौरान सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसका मैग्नीट्यूड लेना। मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे जी, इन दोनों का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और साथ में जज़र भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। 1 ओवर 4 और माइनस का स्क्वायर जो होता है ना वो प्लस हो जाता है, 9 ओवर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब मैंने जज़र के साथ एलसीएम लूँगा, ज़ुअज़ अफ़्ज़ल जिसे हम कहते हैं, तो 1 प्लस 9, क्योंकि अगर ये सेम है तो ऊपर वाला ऐसे ही रह जाता है। अब बच्चे नेक्स्ट हमारा ए का जो मैग्नीट्यूड है या अददी सर है 9 प्लस 10 ओवर का आ जाएगा यहाँ पे 4, इसको मैं बच्चे 10 ओवर यानी 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी। यानी इतना हम लिख सकते हैं, इसको 10 ओवर 2 बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर गौर करें, ये 2 की पावर 2 ये 4 था, लेकिन ये 4 की पावर 2 ये 16 बनेगा, यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है जी। तो 4 की पावर 2 कितना बनेगा 16, और ये तो 4 था। अब 16 और 4 का जो एलसीएम होगा ना वो 16 ही होगा, और 4 को किससे मल्टीप्लाई किया ये 16 बना, 4 को 4 से किया तो 4 को ऊपर वाले 1 से भी करना पड़ता है, ठीक है जी। अगेन देखें ये 16 हमारा एलसीएम था, तो इसका मतलब है इन दोनों ऐसा हमने ज़ुअज़ अफ़्ज़ल लेना था जब दोनों के पहाड़े पे आए, तो 4 को 4 से किया तो 4 को यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 प्लस 9 यहाँ पे असल में 13 आना है, क्या आना जी 13 आना है, तो यहाँ पे भी 13 आएगा, नीचे ये 16 है। अब इसका जो जवाब बनेगा ना, मतलब यूनिट वेक्टर से पहले अददी सर का जो जवाब बनेगा ये था 13 ओवर 16 का जज़र था। इसका मतलब मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 13 ओवर 4, क्योंकि 16 का जज़र 4 हो जाएगा, लेकिन 13 का नहीं निकलेगा। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए यूनिट वेक्टर अगर ए वेक्टर ओवर ए का हमारा मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब है ए यूनिट वेक्टर, ए जो वेक्टर है वो है 1 ओवर 2 आई माइनस 3 ओवर 4 जे, और ये हमारे पास निकला है 13 का स्क्वायर रूट्स ओवर 4। अब इसको मज़ीद हल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ए यूनिट वेक्टर, अब ये जो बटा है ये ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा जी ऊपर चला जाएगा। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, देखें 1 ओवर 2 आई माइनस 3 ओवर 4 जे, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है 4 ओवर 13 का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है जी क्रॉस मल्टीप्लाई।
अब बच्चे ये जो हमारे पास ये जो 4 है ना, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पे ज़रा देखें, जब 4 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 2 2 ज़र 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2/13 का जज़र। कैसे बना गौर कीजिएगा। जब बच्चे इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 ज़र 4, ऊपर 2 रह जाएगा और 13 का जज़र ऐसे ही है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3/13 का स्क्वायर बन जाएगा, 3/13 का स्क्वायर रूट्स, और यहाँ पे जे आना है। ओके जी, तो ये हमारा आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि अगर आपके पास ए कोई रकम है, बी कोई रकम है और सी भी है, तो आप पहले ये मालूम करें, फिर कहें कि इसके जो मतवाज़ी यूनिट वेक्टर मालूम करें। अब मतवाज़ी यूनिट वेक्टर कैसे मालूम करेंगे, हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो मतवाज़ी भी निकल जाएगा। सबसे पहले हमारा काम है इसको फाइंड करना, ठीक है, क्योंकि उसने कहा पहले ये निकालें फिर इसके मतवाज़ी यूनिट निकालें, तो यूनिट वेक्टर भी निकालना, इसका निकालेंगे। तो हम a + b - 3c लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है जी, 5i - 7j, ठीक है जी, और उसके बाद प्लस b की कीमत क्या है, -i - j, फिर -3c है, -3c की कीमत ये रही 2i + 3j। ओके जी, a की कीमत, b की कीमत और 3 और c की कीमत। अब मल्टीप्लाई करना होगा थोड़ा सा, देखें 5i - 7j -i - j। अब यहाँ पे एक और बात क्या है जी, ये तो हमारे पास ये चलो ठीक है, ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे -6i प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा -3 3 ज़र 9 और यहाँ पे आ जाएगा j। अब बच्चे देखें 5i और -i और -6i, -i और -6i, i वाले देखेंगे यहाँ -1 है, 1 और 6, माइनस माइनस प्लस -7 में से 5 निकालेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो डायरेक्ट करेंगे -2i आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 7j, और देखिए -7 -1 -8 और फिर -9, -8 और -9 माइनस हो जाएगा 17j। तो ये हमने निकाल लिया जी a + b - 3c का, यानी ये वैल्यू निकाली। अब उसने कहा ना मतवाज़ी यूनिट वेक्टर निकालें। अब यूनिट वेक्टर की हमने तारीफ पढ़ी है कि अगर ए की यूनिट वेक्टर ए है तो उसका वेक्टर और उसका क्या होता है, अददी सर यानी मैग्नीट्यूड होता है। तो ये हमने निकालना है। अब हमारा ए नहीं है, अब हमारी ये इतनी बड़ी वैल्यू, ठीक है जी, जहाँ हम ए रखते थे ना, अब वो कह रहा है जी मतवाज़ी यूनिट वेक्टर आपने इसका निकालना है, तो हम इसको यानी ए के इक्वल रखेंगे। तो चलें जी, अब इसको आपने ए मानना है तो हमें उसका अददी सर यानी मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हम a + b - 3c का ऐसे मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और ये जो है ना इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का पता है ना अददी सर, 4 + 17 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये 289 बनता है और पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर होने की वजह से। तो ये हमारे पास बनेगा 293। इसका मतलब है बच्चे a + b - 3c का अददी सर, नीचे वाला तो निकल गया है लेकिन अब ऊपर वाला तो हमारा यही था, ठीक है जी। तो चले फार्मूला यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर हमने लेट किया, लेट करते हैं कि u b आ यूनिट वेक्टर, कि हमने एक लेट किया कि इसको ना u रखते हैं कि ये जो वेक्टर है ना ये u है, लेट बी u b आ यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमने लेट किया, उसने कहा था कि ये मतवाज़ी यूनिट वेक्टर इसका मालूम करना है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं u b एक यूनिट वेक्टर है, तो ताकि हम वो फ़र्ज कर लें, ठीक है जी। तो उर्दू में लिख लें, फ़र्ज किया u यूनिट वेक्टर है, ठीक है जी। तो ये उर्दू में लिख लें, तो मैं इंग्लिश में लिख बैठा, चलें जी। अब क्या करना है, u जो है हमारा यूनिट वेक्टर है, ठीक है, उसका फार्मूला क्या होगा कि u का वेक्टर ओवर u का होगा मैग्नीट्यूड। अब ये जो हम निकाल रहे हैं ना, ये आप u समझें, इसको क्या समझें, u समझें, तो आप यहाँ u भी लिख सकते हो। तो देखें अब जो u यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब u यूनिट वेक्टर जो a है वेक्टर, ये वाला है, ठीक है जी। तो ये बनेगा -2i - 17j, और जो ये वाला है ये हमारा ये है, और लिखेंगे 293 स्क्वायर रूट्स। तो इसको अगर अलग से लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ -2/293 स्क्वायर रूट्स i और -17/293 और यहाँ पे आ जाएगा j।
लो जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगर ए है, बी है और सी भी है, बिल्कुल वही काम करना है और इसका भी यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी सेम प्रोसेस के साथ है। चले देखते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3a + 2c - 4b। 3a की कीमत है जी 3i - j और फिर +2c, c कितना है जी i + 2j और यही है, ठीक है जी। फिर हमारे पास है -4, b की कीमत क्या है -2i + 4j है। चलें जी नेक्स्ट हमारे पास 3 3 ज़ा 9 i हो जाएगा, -3j हो जाएगा, +2i, 2 2 ज़ा 4j हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8i और माइनस प्लस हो जाएगा, -16 आ जाएगा हमारे पास, j आ जाएगा। ठीक है जी। i 9 + 2 कितना हो जाएगा 9 + 2 11 + 8 ये हो जाएगा 19i -3j + 4j और ये माइनस है, -16 और -3 -19, -19 में से 4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -15j बन जाएगा। ठीक है जी। अब यानी आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 8 को जब हल किया तो ये हमारे पास इतना निकल रहा है। क्या वाकई इतना है? मज़ीद इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे असल में 3a, ठीक है, 3a + 2c - 4b है। तो मैं आई थिंक इसको कंफर्म करता हूँ बुक से, यहाँ +2c है या माइनस है, क्योंकि बच्चे आंसर में आई थिंक यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है 3a + 2c - 4b है, बिल्कुल ठीक है। यानी क्या है 3a + 2c - 4b है, तो लो जी उसके हिसाब से हम करेंगे। अगर किसी की बुक में यहाँ माइनस है तो आप उस हिसाब से कर सकते हो, लेकिन मेरे पास आप चेक कर सकते हैं यही बुक है। ओके जी, तो उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ बुक्स में आई थिंक और तरह से भी है, तो लेकिन हम इसको इसी तरह से करेंगे। देखें यहाँ पे प्लस है, प्लस रखेंगे, 2i + 2 2 ज़ा 4j, 9 और +8 ये हमारे पास हो जाएगा 17 और 17 + 2 ये 19 हो जाएगा। और इसी तरह बच्चे इसको हल करेंगे बन जाएगा। अब यहाँ पे इसका हमने लेना है मैग्नीट्यूड 3a + 2c। देखें ये 3a + 2c - 4b ये हमारा एक निकल आया आंसर। लेकिन अगर इसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है तो ये रहा इसका मैग्नीट्यूड यानी अददी सर। तो बच्चे 9 ये 19 है, 19 का क्या हो जाएगा स्केयर, और प्लस -15 का क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा। ठीक है जी। अब 19 का स्केयर आई थिंक कितना बनता है, मैं इसको थोड़ा चेक कर लेता हूँ। 19 से किया तो 81 बनेगा। ठीक है जी। 9 1 9 और ये 17 आ जाएगा, फिर 9 और 1 ये हमारे पास 1 और 9 और 7 16 और 1, ठीक है जी, रिमेनिंग है, यानी 361 बनता है। ठीक है जी। आई थिंक यही बनता है, 361 बनता है। चलें फिर इसको हम लिखते हैं 361 और 15 का स्क्वायर जो बनता है वो 225 बनेगा। इसको प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, 5 और 6 हो जाएगा और 2 और 6 यानी 8 हो जाएगा और ये 586 बनेगा। ठीक है जी। अब 586 इसका स्क्वायर रूट्स बनता है या नहीं बनता, तो आई थिंक ये किसी का भी स्क्वायर रूट्स नहीं बनता, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब मज़ीद इसको हल करते हैं। तो बच्चे यूनिट वेक्टर का जब हम फार्मूला लगाएंगे, फर्ज किया यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो वो एक आंसर बन जाएगा। लेकिन बुक में ये आंसर नहीं है, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक है। तो आप यहाँ पे अगर माइनस करेंगे ना बुक के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे आप माइनस लेते हैं फिर आंसर सही आ सकता है। ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं माइनस ले लें और यहाँ पे प्लस कर दें, फिर आपका आंसर आएगा बुक वाला। लेकिन अब ये बुक वाला नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो मैं यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। अब ये 19 है ना, जब यूनिट वेक्टर लेंगे तो यानी इसका आंसर जो बनेगा u यूनिट वेक्टर ये 19 ओवर ये हमारे पास 586 का स्क्वायर रूट्स i और फिर बच्चे माइनस 15 ओवर 586 ये और यहाँ पे बनेगा j। ठीक है जी। तो ये आंसर होना है अगर किसी बुक के ये है। तो पेपर के अंदर आई थिंक यहाँ पे इंग्लिश मीडियम भी आप चेक करें माइनस है और यहाँ पे प्लस है, उसके अकॉर्डिंग मैं भी करवाता हूँ। तो ये इसके अकॉर्डिंग आपका ये जवाब आना है। अब ज़रा हम चलते हैं दूसरे के अकॉर्डिंग कि अगर बच्चे यहाँ पे माइनस लिया जाए और यहाँ पे प्लस लिया जाए फिर क्या बनेगा 3a - 2c - 4b। अब ज़रा गौर कीजिएगा 3i - j आएगा
और प्लस इसी में वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। अब यहाँ माइनस है तो मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा, ठीक है जी। 2 है i प्लस 2j है, और नेक्स्ट हम देखेंगे माइनस, यहाँ प्लस लिखेंगे, हमारा यहाँ पे अब प्लस है, ठीक है, प्लस रखना है आपने, ये रकम चेंज कर दें, यहाँ माइनस था यहाँ पे प्लस कर देना है, ठीक है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस कर देना है। तो ये डिफरेंस है, उसके लिहाज से हमारा जवाब भी ठीक आएगा, ठीक है। जो अब मैं दोनों तरीके से आपको करवाता हूँ। अब बच्चे इसको क्या करना है, 3 को यानी 9i माइनस और 3j हो जाएगा, माइनस 2i और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4j, और प्लस, क्योंकि प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 8i और 4 4 16, प्लस आ जाएगा 16j। अब बच्चे i जो है यानी 9i और माइनस 2i 7i, और 7i जो बनेगा और माइनस 8i, तो ये माइनस i बन जाएगा, यानी माइनस 1i लिख सकते हो। अब माइनस 3j है और माइनस 4j है, माइनस 7j और 16 में 7 निकालोगे तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस 9j बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमने आंसर निकाला है 3a माइनस 2c प्लस 4b का, ये मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ठीक है, इसका आंसर निकाला है। इसका अगर मैग्नीट्यूड लिया जाए तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 1 + 81 और ये बन जाएगा 82, क्योंकि जवाब जो है ना वो 82 के हिसाब से ही आ रहा है, ठीक है जी। अब हमने फ़र्ज़ करना है यूनिट वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ़र्ज़ किया u यूनिट वेक्टर है, हमने फ़र्ज़ किया u यूनिट क्या है, वेक्टर है। अब u अगर यूनिट वेक्टर है इसका मतलब u यूनिट वेक्टर, अब u का जो वेक्टर ओवर u का मैग्नीट्यूड या अददी सर, अब u की कीमत ये वाली है, कौन सी है, ये वाली। तो बच्चे ये यहाँ पे हम लिखेंगे -i + 9j और बटे के अंदर इसकी कीमत यानी ये मैग्नीट्यूड जो होता है उसकी कीमत आएगी 82। तो बुक में यही आंसर है, तो यानी -1/82, और जज़र भी है ना, इसका जज़र भी है, तो हम जज़र लेंगे i और प्लस 9/82 जज़र j बन जाएगा, ठीक है जी। तो दोनों तरीके से अगर यहाँ माइनस आ जाए यहाँ प्लस आ जाए तो आपने इस तरह करना है, अगर वो आ जाए तो आपने इस तरह करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, दर्ज झेल में से कौन से वेक्टर मतवाजी हैं। अब मतवाजी कैसे बनेंगे ज़रा देखिएगा। अब देखिए ये एक वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, बड़ी वैल्यू देखें ये वाली है, तो आपने क्या करना है, वही उठानी है, और उसको उठाने के बाद आपने देखना है कॉमन लेकर, अगर वो कॉमन आता है तो ए बनता है तो हम कहेंगे ये उसका वेक्टर मतवाजी है, ठीक है जी। अब देखिएगा सबसे पहले ये हमारे पास बी है, सोल्यूशन के दौरान आपने बी उठाना है, क्या उठाना है, बी को उठाना है, ये बी है, बड़ी वैल्यूज़ है, 12 है, ये 6 है, तो 12i प्लस यहाँ पे 2j, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो 6i और 2 जब कॉमन आए यहाँ पे क्या रह जाएगा, j। अब देखिए ये दोबारा वही नहीं बन गई, a की कीमत, आपने बड़ी को उठाना है, उसमें से कॉमन लेना है और a बन जाएगा। जब a बन गया तो इसका मतलब क्या है, b इक्वल, और ये 2 ये किसके इक्वल है जी, a की इक्वल, यहाँ पे क्या आ गया, a आ गया, ठीक है जी, क्या आ गया, a आ गया। अब इसका मतलब हम क्या कहेंगे जी, ये साबित हो गया है कि a और b क्या हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर है, मतवाजी हैं, ठीक है, मतवाजी हैं, जिसे हम पैरेलल भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अगर यहाँ पे लिख सकते हो पस साबित हुआ लैम्डा इक्वल टू 2, यानी जो यहाँ पे पैरेलल जो 2 पैरेलल हो रहा है वो लैम्डा इक्वल टू 2 लिखेंगे, ठीक है जी, लैम्डा इक्वल टू 2 पस साबित हुआ लैम्डा इक्वल टू 2 के साथ ए और बी क्या है, मतवाजी, ठीक है जी, ए और बी मतवाजी हैं। आप इसको अल्फ़ा का नाम भी दे सकते हो, यानी अगर नया नंबर रखना चाहो अल्फ़ा, आप अल्फ़ा का नाम भी दे सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे ए भी है तो आपने फिर ए ही रखना है, ठीक है। पस साबित हुआ कि लैम्डा अगर 2 के साथ, यानी लैम्डा 2 के साथ ए और बी मतवाजी हैं। क्यों मतवाजी हैं, क्योंकि ये आपस में इक्वल हैं लेकिन 2 के साथ हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जब मैं हल करूंगा, यहाँ पे देखें जब बी वाली बड़ी रकम है, आपने बी वेक्टर को उठाया, 6i - 9j है, आपने 3 कॉमन लिया, यहाँ पे 2i - 3j बन गया, ये रकम नहीं बनी, अगर यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लिया जाए, देखिए -3 अगर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा, क्योंकि हालांकि माइनस नहीं था, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखें अब ये जो है ना अब बन गया है, माइनस कॉमन लेने से बन गया है। इसका मतलब है बी वेक्टर जो है वो -3 और ये दोबारा क्या बन गया, ए बन गया, लेकिन माइनस के साथ बना इस दफ़ा। तो अब हम कहेंगे पस साबित हुआ, ठीक है जी, पस साबित हुआ लैम्डा इक्वल टू -3 के साथ, ठीक है जी, ए और बी मतवाजी हैं। ठीक है जी, ये काम करना है। अगला सवाल है, थर्ड नंबर पे चलते हैं। सॉल्यूशन के दौरान अब बी है और ये क्या है, ए है, क्या इन दोनों में मतवाजी हो सकता है? देखें अगर हम देखें ना, यहाँ पे बी की वैल्यू 6i - 3j और ए की वैल्यू 5i - 4j है। तो चलें जी, बड़ी वैल्यू वैसे ये है, तो हम बी को उठाएंगे, तो बी हमारे पास है 6i - 3j, ये बड़ी है 6 के लिहाज से देखें तो, ठीक है। तो अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन नहीं आएगा, देखें 5 4 का कॉमन तो नहीं आता, तो इसमें से कॉमन आ सकता है। तो आप इससे कॉमन क्या लें, 3 कॉमन ले लें, यहाँ पर आ जाएगा 2i और माइनस यहाँ पर आ जाएगा j। अब ये किसी भी सूरत में ये नहीं बन सकता, ठीक है जी, ये नहीं बन सकता। तो अगर नहीं बन सकता तो हम लिख देंगे कि बी वेक्टर जो है वो नॉट इक्वल है 3 और ये ए नहीं है, मतलब ये नॉट इक्वल लिख दिया ना कि ये ए नहीं है। और इसका मतलब है मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, बी जो है हमारे पास ये नॉट इक्वल है लैम्डा बी के, नॉट इक्वल है, यानी जो 3 है ना ये हमारे पास क्या है जी, ये लैम्डा को शो कर रहा है, ठीक है जी। तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये बच्चे हमने कर लिया है, यहाँ पे ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, लेकिन हम यहाँ पे फिर लिखेंगे भी तो सही ना कि पास साबित हुआ या नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भी। तो हम लिखेंगे तो ये ए और बी मतवाजी नहीं है, यानी ये साबित नहीं हुआ, हम कहेंगे ये मतवाजी नहीं है। लो जी अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे यहाँ से कॉमन लेंगे, बी को ही उठाएंगे, 6i - 14j, यहाँ से बच्चे अगर 2 कॉमन ले लिया जाए 3i - 7j बनेगा, ठीक है जी, 2 7 14 बिल्कुल ठीक है। अब ये जो है ये टर्म बन गई है, तो इसका मतलब 2a वेक्टर b के इक्वल आ गया है। तो हम लिखेंगे पस साबित हुआ कि लैम्डा इक्वल, लैम्डा कितना यहाँ पे 2 है, लैम्डा इक्वल 2 के साथ ए और बी मतवाजी हैं, ठीक है जी। तो ये आप लिख देंगे। लो जी, ये मतवाजी का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, कॉमन लें, बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मतवाजी नहीं है। लो बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ऐसा वेक्टर मालूम करें जो इससे 3 गुना क्या हो, बड़ा हो, इससे 3 गुना बड़ा हो, लेकिन इसकी सिमत मुखालफ हो, लेकिन सिमत मुखालफ हो। हमने यहाँ पे करना है जी, फर्ज किया, कहते हैं ना एक ऐसा वेक्टर मालूम करें, हमें वेक्टर का नहीं पता, हम लिखेंगे अल्फ़ा 3i - 2j, कि ये हमारे पास फ़र्ज़ किया एक अल्फ़ा जो है वो हमारे पास क्या है, वेक्टर है। अब 3 गुना इसका उसके ना 3 गुना बड़ा हो, जो इससे 3 गुना बड़ा हो, तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं अगर 3 गुना बड़ा हो, इसका मतलब ये जो अल्फ़ा हमने लिया एक ऐसा वेक्टर लें जो इससे 3 गुना बड़ा हो, तो ये जो है ना ये जो वेक्टर हमने लिया है यही 3 गुना क्या हो, यानी बड़ा हो। इसका मतलब इस अल्फ़ा को 3 से ज़रब कर देंगे तो हमारे पास बनेगा 3 और अल्फ़ा की जो कीमत है वो लगा देंगे -2j, ये बन जाएगा 9i - 6j बन जाएगा। अब 3 बड़ा हो, 3 बड़ा हो गया, लेकिन इसकी सिमत मुखालफ हो। अब मुखालफ सिमत के लिए हम क्या लिखेंगे, मुखालफ सिमत में, क्योंकि उसने कंडीशन ही लगा दी उसकी सिमत क्या हो, मुखालफ हो। मुखालफ के लिए आपने क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना बस। अब ये तो हमारा था ना 3 अल्फ़ा, ये 3 अल्फ़ा हम निकाल रहे हैं, तो 3 अल्फ़ा को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये -9i - 6j बन जाएगा। अब -9i माइनस प्लस 6j बन जाएगा। इसका मतलब है ये ऑपोजिट डायरेक्शन भी बन गई है। तो हमने एक ऐसा वेक्टर मालूम किया जिसकी डायरेक्शन क्या थी, मुखालफ थी, और 3 गुना ये बड़ा भी था।
लो जी आखिरी सवाल है, दो ऐसे वेक्टर मालूम करें जिस तरह 3i-5j से दुगना हो। दो ऐसे वेक्टर मालूम करें जो इससे दुगना हो, इनमें से एक इसकी सिमत में ही हो और दूसरा इसकी सिमत के मुखालिफ हो। अब समझने वाली बात है कि ये चीज़ हमें क्या कहती है। दो ऐसे वेक्टर मालूम करने और इससे वो दुगना हो, अब ये भी हमें दिया हुआ है इससे दुगना हो, तो हम इसी वेक्टर को फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया ये जो वेक्टर है ना, ये अल्फ़ा है, 3i-5j, ये एक वेक्टर है, ये अल्फ़ा है, और कहते हैं ना इससे दुगना हो। तो दुगना के लिए दुगना हो, तो अगर दुगना हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसी को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करने से 6i-10 और यहाँ पे बन गया j। ओके जी, अब यहाँ तक क्लियर। दुगना हो, इनमें से एक इसकी सिमत में हो और दूसरा उसकी मुखालिफ सिमत में हो, यानी एक उसी सिमत में हो, एक मुखालिफ सिमत में हो। अब यानी एक उसी सिमत में हो तो हम कहते हैं उसी सिमत में, अगर एक वेक्टर उसी सिमत में हो, ठीक है, तो फिर हमने क्या लिखना है, देखिए उसी सिमत में हो तो यही तो जवाब होगा। तो क्या होगा, 2 अल्फ़ा इक्वल 6i-10j। अगर वो कहते हैं ना मुखालिफ सिमत में, उसने दो चीज़ें पूछी, उसकी सिमत में ही हो और दूसरा उसकी मुखालिफ सिमत में हो, तो हम कहेंगे मुखालिफ सिमत में। मुखालिफ सिमत में आपने माइनस से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है जी। तो जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया सिमिलर वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। ठीक है जी, अब माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 10j। अब मुखालिफ सिमत के लिए ये बनेगा और एक सिमत के लिए यही बनेगा। ओके जी, 11 सवाल थे बच्चे इस एक्सरसाइज के, आज ख़त्म होती है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम 6.2 भी डिस्कस करने जा रहे हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।